Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ये मैं जो कल चैप्टर शुरू किया था और इसका सेकेंड पार्ट है, और इसमें मैंने कल कुछ टर्म को बताया था, बैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस, उसको आज मैंने उसको एक प्रोसेस के वे में आपको समझाना है। इसमें फोर्स के बारे में, टाइप ऑफ फोर्सेस क्या है, फोर्स बताया था। फोर्स जो होता है, पुश एंड पुल जो होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं पुश या पुल एक्ट जो होता है, उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। अब ये फोर्स को एक्चुअली हम डिफाइन कैसे करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे मेरा कोई सरफेस है, ये सपोज दैट ये हमारा टेबल है, ऐसे सोचो ये टेबल है हमारा, ठीक है, ये हमारा पूरा ये पोर्शन टेबल है, ऐसे सोच लो ये आपका टेबल है, ठीक है। इस पे मेरा कोई बैग रखा हुआ है, ऐसा कोई बैग, किताब कॉपी खाना पीने का सामान भी इसी में रखा हुआ है, ठीक है। आवाज तो ये जो लगा हुआ रखा हुआ है टेबल पे रखा हुआ है हमारा सामान। तो ये सामान के बाद इसमें देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे सामान रखा है, कोई बच्चे यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कहां से यहाँ पे हाथ हमने इस पे लगाया, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो फोर्स हम लोग लगाएंगे इसको बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स मैं सिंपल इसको एफ से इंडिकेट करूंगा, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट इस पे रखा हुआ है, ये क्या है, कांटेक्ट है आपका ब्रेंच का और बैक का, ठीक है। तो ये जो कांटेक्ट है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आपस में मिल रही है, ये बैक और ये डेस्क का ये पोर्शंस। तो यहाँ पे जो यदि सपोज दैट ये यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये खाली होता, तो क्या होगा, बैक नीचे ड्रॉप हो जाती। तो बैग जब नीचे ड्रॉप होती तो वहां पे कोई ना कोई फोर्स तो लगी, इसकी वजह से ये नीचे आ रही है। तो वो फोर्स जो है वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, वो है ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। एक और है जो नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है। तो ये कौन सा फोर्स हुआ, नॉर्मल, ये नॉर्मल फोर्स हुआ। एफ से मैंने बोला था इंडिकेट करेंगे, ये नॉर्मल फोर्स हो गया। और यदि कोई ऑब्जेक्ट दो कांटेक्ट, आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, ये कांटेक्ट में लग रही है, यानी कि ये बैग हो गई और ये डेस्क के बीच में दो ऑब्जेक्ट है, ऐसे सबसे ये दोनों है ना, ये दोनों कांटेक्ट हो रही है, तब यहाँ पे एक फोर्स लगता है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। ये कौन सा लगा, फ्रिक्शन फोर्स लग गया। तो ओवरऑल यदि हम देखें ऑब्जेक्ट के बारे में, तो हमारे पास चार फंक्शन फोर्स हमारे यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। एक ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की अपवर्ड, अपवर्ड में नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटी डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड। तो यदि हम लोग सिंपली बात करेंगे, जब हम लोग किताब देखेंगे तो फोर्स को हम लोग दो तरह से कैटेगराइज करेंगे। एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, दैट इज नॉर्मल फोर्स, और डाउनवर्ड की तरफ जो होगा दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी भी लिखा रहता है। तो इस तरह से हमारे पास नॉर्मली दो फोर्स। यदि हमने ये कांटेक्ट है, जिसे मान लीजिए सपोज दैट ये इसके ऊपर रख दिया हमने, तो ये रखने के कारण देखिए इसकी ये सरफेस है ना, और ये सरफेस आपस में मिल रहा है, ये सरफेस जब मिलेगा तो ये कांटेक्ट हो रही है। तो इसके कारण कांटेक्ट के दोनों मिलने से क्या हो गया कि एक फोर्स और अप्लाई करती है, इसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। और कांटेक्ट फोर्स को यहाँ पर नाम दिया गया फ्रिक्शन। और ये कांटेक्ट होने के कारण क्या होता है, इसमें फोर्स होता है ज्यादा इसमें सरफेस यदि रुक रहा है, प्लेन नहीं है, तो इसमें कौन सा फोर्स, इसमें फ्रिक्शन फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। इसलिए जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो ना, तो उनकी सरफेस में लकड़ी का बना तो काफी आप देखोगे स्मूथ होती है, लेकिन उसके बावजूद उसके जो रेस बीच में पोर्शन होते हैं उसमें कुछ हल्के गैप होते हैं। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ पाउडर का छिड़काव करते हैं। क्यों करता है, कभी सोचना, तो आप देखो कि जो पाउडर छींटते हैं एक दो बार खेलने के बाद,
देखो उनके सरफेस के ऊपर में पाउडर कहीं कहीं अटक जाती है, हल्का हल्का व्हाइट आपको नजर आएगी बची हुई रिमेनिंग पार्ट, बाकी तो नीचे बच जाती है। उस पार्ट में वो पार्ट डालने से क्या हुआ आपको फायदा कि वो जो पोर्शन जहां पे पाउडर गैप में आ गया उसको स्मूथ कर दिया, चिकना कर दिया, जिसके कारण उनकी सरफेस क्या होगी, प्लेन होगी पूरा। अब फ्रिक्शन फोर्स जो हमारे यहाँ बताया मैंने उसको मिनिमाइज किया गया ताकि वो स्ट्राइकर जो काम करेंगे वो मैक्सिमम बॉन्डिंग कर पाए, घूम सके। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, तभी अप्लाई होगा जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, ठीक है। तो यहाँ पे और अप्लाइड फोर्स पता है क्या हुआ, जैसे मैंने इस चीज को यहाँ से आया और यहाँ पे ये धक्का मारा, यहाँ से ये आया इधर धक्का मारा, दैट इज अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स को हम लोग इस तरह से कैटेगराइज किया। अब देखिए तो इस पोर्शन से मुझे टाइप ऑफ फोर्स का भी कुछ पता चल रहा है कि कितनी तरह की फोर्स होगी। तो हम जनरली फोर्स जो है एनसीईआरटी, ऑन द बेस ऑफ एनसीईआरटी हम लोग फोर्स को 4 भाग में डिवाइड करते हैं। कुछ पोर्शन मैंने कल बताया था, उसको फिर रिपीट में कर रहा हूं। दैट इज अ बैलेंस फोर्स, फर्स्ट बैलेंस फोर्स, सेकेंड अनबैलेंस फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स अभी मैंने मेंशन करा था ना, दो ऑब्जेक्ट सरफेस जब मिलेंगे तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट में आएगा, कॉन्टैक्ट होने की वजह से भी फोर्स अप्लाई होती है, दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट, इसमें बिना कॉन्टैक्ट हुए ही फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए अनबैलेंस फोर्स क्या है, जो पिछले वीडियो में मैंने मेंशन किया था। यदि कोई ऑब्जेक्ट या ये मान लिया जाए सड़क है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट इधर है और एक ऑब्जेक्ट इधर से आ रही है, ये ए है और ये बी है। समझिए यदि इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है और इस पे भी 5 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है, ये कुछ सेकेंड के बाद, आफ्टर टी टाइम, कुछ सेकेंड के बाद ये कंडीशन क्या होगा कि ये कंडीशन ऐसे आ जाएंगे, ये कुछ सेकेंड के बाद ये कंडीशन ऐसे होंगी क्योंकि ये मूवमेंट इधर कर रही है और इसकी मूवमेंट इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, अपोजिट, ये इसकी तरफ मूवमेंट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। कुछ सेकेंड के बाद ए और बी आपस में कांटेक्ट में आ गया, ए और बी, तो क्या हुआ, ये भी इधर से 5 न्यूटन लगाया और इधर से भी 5 न्यूटन लग रहा है। एक कंडीशन ये हुआ। सपोज दैट एक केस हुआ, केस पहला हो गया। केस दूसरी की बात करते हैं। यदि ए के पास 8 न्यूटन फोर्स होता और बी के पास मान लिया जाए 5 न्यूटन होता, नहीं बढ़ाएंगे घटाएंगे इसको रहने देते है ना, क्योंकि मेरा गोल इसी में आएगा। ये हो गया, ये इसकी तरफ बढ़ रहा है और ये इसकी तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, ये ज्यादा धक्का मारेगा, इसको ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि इसमें फोर्स ज्यादा है, 8 है और इसमें 5 है। तो ये रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, 8 वाले जो धक्का मारेगा इसमें, तो रिजल्टेंट फोर्स 3 न्यूटन होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ से ऑब्जेक्ट को इस तरफ धकेल देगा, बी वाले को इस तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज मिला और यहाँ पे क्या रिजल्टेंट फोर्स क्या हमारा आया 0, क्योंकि 5 में से 5 गया, 0 न्यूटन मिला और यहाँ पे 3 न्यूटन मिला। तो 2 केस को हम लोग डिटेल में देखेंगे तो हमें क्या निकलता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट ए और बी आपस में टकराया, दोनों की वजह से कोई रिजल्ट नहीं पैदा हो रहा है, लेकिन रिजल्टेंट 0 आ रही है, ठीक है। यदि हमने ऐसे भी नहीं समझो तो ऐसे समझो, इससे भी आसान तरीका बताते हैं। यदि मान लिया जाए यहीं पे ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट ए है और इधर से हमने 5 न्यूटन लगाया और इस साइड से हमने 5 न्यूटन लगाया, तो क्या ऑब्जेक्ट हटेगा, नहीं हटेगा। क्यों, तो ये न्यूटन और ये 5 न्यूटन दोनों सेम है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन पावर दोनों का सेम है, तो रिजल्टेंट क्या हुआ 0। यदि ए पे
एक साइड से यदि हमने 8 न्यूटन, इसी चीज को मैं अलग फॉर्म में बता रहा हूं, 8 न्यूटन है और इधर से 5 न्यूटन लगा, तो रिजल्टेंट कितना होगा? ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ए, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और कितना मूव करेगा? तो 3 न्यूटन के बराबर जो फोर्स अप्लाई हो गई उसके बराबर वो मूव करेगा। तो यहां पे समझिए, यहां पे रिजल्टेंट, एक वर्ड मैंने बोला, रिजल्टेंट होता क्या है? जब दो ऑब्जेक्ट टकराया तो उनके सम देखेंगे, क्योंकि यहां पे क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन है ये, तो जैसे ये 5 प्लस, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस हमने 5 लिखा, तो ऑब्जेक्ट 5 - 5 = 0। यहां पे 8 है, ऑपोजिट डायरेक्शन आ रहा है तो -5 लिखा, तो रिजल्टेंट 3 आया। तो ये आपका जो सम है दोनों का, ऑपोजिट डायरेक्शन होता है ना फोर्स में, उसको माइनस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको हो गया, इसमें रिजल्टेंट क्या आया? हमें पहले केस में 0, दूसरे केस में 3 न्यूटन आया। इसी चीज को यदि ये रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, इस केस में अच्छी तरह समझिए, रिजल्टेंट यदि 0 हो गया तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगी? नहीं करेगी। यदि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी तो इसका मतलब वो फोर्स बैलेंस है, दोनों बैलेंस है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहा है। लेकिन इस केस में क्या बैलेंस है? नहीं, एक ज्यादा शक्तिशाली है, एक कम शक्तिशाली है। तो ज्यादा शक्तिशाली क्या करेगा? इसको धक्का मार के इधर करेगा, तो बैलेंस तो नहीं हुआ, बैलेंस फोर्स नहीं हुई, ये हो गई अनबैलेंस और ये हो गई बैलेंस। इसी चीज को मैंने यहां लिखा है, इफ द रिजल्टेंट, यहां पर मैंने मेंशन किया सम के बारे में, इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो बोलता है इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, यदि सारे फोर्स का सम 0 होगा तो वो क्या कहेगा? बैलेंस फोर्स हो। और बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट का जिस कंडीशन में रहेगा उसी कंडीशन, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। अनबैलेंस में देखिए क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट 0 नहीं होगा तो क्या होगा? वो मूवमेंट करेगा। मूवमेंट क्या है? इस तरफ से, तो ये आपको अनबैलेंस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव करती है, बैलेंस फोर्स की वजह से मूव नहीं करेगी। जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, कोई ब्रेंच है, ब्रेंच पर 2 साल या 1 साल का बच्चा आके इसको उठाने का प्रयास करे, लोहे का ब्रेंच को, क्या उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसके द्वारा जो अप्लाई फोर्स है वो नेग्लिजिबल है। तो वो बैलेंस फोर्स में भी नहीं है, अनबैलेंस है। लेकिन वहां पे जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है या अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 0 है, तो अनबैलेंस हुआ। लेकिन उसमें कंडीशन है कि अनबैलेंस फोर्स में जो एक्टिंग हो रहा है वो मेजर होनी चाहिए, तब वो अनबैलेंस होगा। ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे 2 पोर्शन हो गई। अनबैलेंस फोर्स इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट 0, हो सकता है ये ऑब्जेक्ट है लोहे का, उसमें ज्यादा न्यूटन की आवश्यकता है, हमने कम न्यूटन ही लगाया, तो वो भी अनबैलेंस फोर्स के ही कैटेगरी में आएगी। आपका एक्शन ना हो, हम दीवार को मारे धक्का, दीवार ना टूटे, दीवार का कोई मूवमेंट नहीं हो, लेकिन वो फोर्स अनबैलेंस फोर्स ही आएगी, क्योंकि दोनों बराबर फोर्स अप्लाई नहीं किया हमने। अनबैलेंस फोर्स के कारण मूवमेंट होती है। अब क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। यहां पे जैसे मैंने भी मेंशन किया कि एक बैक और एक बेस के बीच में ये सटा हुआ है, ये पोर्शन सटा हुआ है, तो कॉन्टैक्ट हो रही है। कॉन्टैक्ट होने की वजह से भी एक फोर्स अप्लाई हो रही है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। यहां पे फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन मैंने कॉन्टैक्ट फोर्स में 2 पार्ट से आपको इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है मस्कुलर फोर्स, एक होता है फ्रिक्शन फोर्स। मस्कुलर नाम से ही पता है, मसल की वजह से जो फोर्स क्रिएट होती है कॉन्टैक्ट फोर्स में आती है। तो यहाँ पे मस्कुलर फोर्स में मैंने ये लिखा, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल। जैसे हम लोग कोई लिफ्टिंग करते हैं या कोई भी काम करते हैं, इसमें हमें मसल का यूज करना पड़े, दैट इज द मस्कुलर।
ठीक है, ज्यादा डीप में उतना नहीं पढ़ना है। मस्कुलर फोर्स, उसके बाद मैंने बोला फ्रिक्शन फोर्स, क्लास 8 में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट टच करेगा दैट इज द फ्रिक्शन, क्योंकि सरफेस जब तक कंप्लीटली कांटेक्ट ना आए तब तक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होगा। मस्कुलर फोर्स का भी वही रीजन है, जब तक सरफेस कांटेक्ट ना हो, जैसे मैंने किसी को ऐसे थप्पड़ मारा, उसकी गाल लगेगी तब नहीं लग जाएगा। यदि मैंने यहाँ पे मान लो बच्चे की गाल है, अब मैंने मारा कस के ऐसे, अब ये यहीं से आ जाएगा तो कांटेक्ट हुआ नहीं हुआ। मसल तो मैंने अप्लाई किया, ऐसे ही छुआ उसको, ऐसे छुआ तो कांटेक्ट नहीं हुआ, तो मस्कुलर फोर्स इस पे एक्टिंग नहीं होगी। तो कांटेक्ट जब तक नहीं होगा मस्कुलर फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो कांटेक्ट होना जरूरी है मस्कुलर फोर्स के लिए। फ्रिक्शन फोर्स के लिए भी वही बात है कि दोनों का सरफेस कांटेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इसलिए अप्लाई हुआ क्योंकि बैक का सरफेस और डेस्क का सरफेस दोनों आपस में कांटेक्ट में है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स लगा। ठीक है, इसी चीज को मैंने यहां लिखा, फ्रिक्शन फोर्स द फोर्स दैट अराइज ड्यू टू द कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेस। यदि आपका सरफेस कांटेक्ट नहीं होगा तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। इसीलिए नॉर्मली हम लोग जो चप्पल देखते हो ना, चप्पल जो नए वाले चप्पल लेते हैं ना, अभी बरसात आ रही है तो हम लोग क्या बोलते हैं, नए चप्पल पहनो स्लिप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जो चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है, तो चिकनी मिट्टी में जब आप चप्पल लोगे एकदम प्लेन वाला तो दोनों कांटेक्ट हुआ तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स 0 हो गई और आप हवाई जहाज की तरह गिर जाओगे। वो नहीं चाहेंगे हम लोग कि आप लोग हवाई जहाज की तरह एकदम रनवे पर दौड़ना शुरू करो, हड्डी गुड्डी रहेगी नहीं। तब वहां पे क्या करते हैं हम लोग, नए चप्पल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि चप्पल की जो सरफेस होती है ना, ऑपोजिट साइड में देखोगे उसमें काफी कट होते हैं, गड्ढे गड्ढे टाइप का होता है, डिजाइन बनाया होता है। इसकी वजह से ये सरफेस को अनइक्वल करता है। अनइक्वल सरफेस रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स मिनिमम हो, ज्यादा हो गया तो फिर गड़बड़ा जाएगी बात। यहाँ पे ये हो गई। तो इसके बाद आपको नॉन कांटेक्ट फोर्स है, मतलब अभी तो हमने ये बात बोल रहा था कि भैया ये दोनों फोर्स कभी अप्लाई होगा, दोनों का सरफेस टच होनी चाहिए। लेकिन फिर ये नया केस बन गया कि कांटेक्ट नहीं होनी चाहिए लेकिन फोर्स अप्लाई होगा। तो क्या क्या फोर्स है इसमें? एक है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ना, आप लोग देखिए बॉल फेंके ऊपर नीचे गिर गया, क्योंकि मैंने भी बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर फेंके तो पृथ्वी के द्वारा वो फोर्स जो पृथ्वी के द्वारा अप्लाई किया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वर्ड से बना है, तो दो चार्ज बॉडी के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट होता है या जो अप्लाइड होता है, जैसे आपने बच्चे में देखो या क्लास 8 में भी पढ़े थे हम लोग कि जैसे ये कॉन है, इसको हमने बाल में लगाया और छोटे कागज के जो टुकड़े हैं उसके पास लाया, तो वो टुकड़े होते क्या होते हैं कागज के, अपनी तरफ खींचेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। दूर से ही सट नहीं जाएगा, दूर से ही रखोगे तो क्या होगा, उस पोर्शन को ये पोर्शन खींचेगा। क्यों खींचा? क्योंकि ये सर पे रगड़ने के बाद इसमें चार्ज हो गई, तो चार्ज होने के कारण ये चार्जिंग पार्टिकल इस पे अप्लाई होगा और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद क्या है? मैग्नेटिक फोर्सेस। मैग्नेटिक फोर्सेस क्या है? वही कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं। बच्चे में हम लोग खेले हैं कि एक लोहा इधर रखा और एक मैग्नेट लाया और इसको यहीं पर रखा और ये इसकी तरफ मूव कर गया, तो ये फोर्स कांटेक्ट नहीं हुआ, ये यहाँ पर लाया, ठीक है, और ये यहाँ पे लाने के कारण ये लोहे का सामान है, ये रखा हुआ है, और जैसे ही मैंने मैग्नेट यहाँ पे लाया ये इसकी तरफ एब्जॉर्ब हो गई, इसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो गई। तो इस फोर्स को कारण मैग्नेट। और इस तीनों फोर्स के बारे में आप देखना, कांटेक्ट सरफेस की बात ही नहीं हो रही है, सरफेस दूर दूर है, इसीलिए इसको नॉन कांटेक्ट कहा गया। क्योंकि इसमें हमने क्या देखा कि दोनों फोर्स तभी अप्लाई होगा
जब कांटेक्ट दोनों का टच होगा, ठीक है। तो इसलिए कांटेक्ट फोर्स होगी। आज मैं फोर्स के बारे में जितनी डिटेल में है आप लोगों के एनसीईआरटी की बेस पे, उसको मैंने आज कंप्लीट किया। कल से लॉ ऑफ न्यूटन के बारे में देखेंगे और जो इनके बारे में है बहुत सारा। हाँ, एक चीज और, ये सब जो मैंने अभी पढ़ाया इसके आधार पर गिवन रीजन होता है, गिव द रीजंस, ये सब आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट है फोर्स के बारे में, ये आपको जानना चाहिए और इसके लिए पढ़ो। फिर आज के लिए बस इतना ही।